वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से जो लेसन है क्लास 9th का सिविक्स का एनसीईआरटी बुक्स में, उससे आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था इसी वीडियो में, तो इस चैनल के माध्यम से हमने जो पढ़ा था वो था लोकतंत्र, और लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने उसके बारे में जो भी मेन जो तथ्य थे इम्पोर्टेंट, उनके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण समझाया और आपने भी अच्छे मन से समझा। तो आज हम उसके ही आगे लेसन 2 में चलेंगे और लेसन 2 के बारे में इस वीडियो के साथ पढ़ते चलेंगे आगे और समझेंगे इसमें संविधान के निर्माण के बारे में, और थोड़ा टाइम ज़्यादा ना नष्ट करते हुए स्पीड से चलेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमें तथा संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, तथा लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने में कौन कौन से मूल की ज़रूरत है। इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और इसमें देश का सर्वोच्च जो कानून होने की हैसियत से जो संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति तथा कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण जो किया जाता है वो संविधान में किया जाता है। अब हम लोग एक भूमिका देख लेते हैं संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। तो ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है जो देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है, उसे हम संविधान कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, देख करके समझेंगे इसको, और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस पूरी वीडियो के साथ, स्किप ना करें और आपको एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संविधान में कि संविधान बनाने का एक उदाहरण जो है दक्षिण अफ्रीका का है। अगर पूछा जाए कि संविधान बनाने का एक उदाहरण जो है वो कहाँ से लिया गया, तो वो एक तरीके से दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। और वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान का निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस वीडियो में इसी अध्याय से शुरुआत करके अनुभव के गौर पर करेंगे और भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में इसी वीडियो में उनके विचारों और मूल्यों के बारे में चर्चा करते हुए देखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे। आगे पढ़ते हैं कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है संविधान। तो संविधान का एक एक बारीकी से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम लोग समझते हुए चलते हैं, छोटा छोटा जो भी पॉइंट हो। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना, दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक राज्य है, शासन है, और उसमें लोकतांत्रिक जो संविधान है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। एक नेल्सन मंडेला जो है उनका कथन जो है कि जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने, यानी दक्षिण अफ्रीका पर गोरों की सरकार ने एक देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को, मतलब नेल्सन मंडेला और उनके 7 अन्य नेताओं पर 1964 ईस्वी में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। यानी जो वहाँ पर शासन की व्यवस्था की जो देखभाल करते थे तो वो एक देशद्रोह की तरह, यानी एक तानाशाही शासन का शासन चलाते थे। तो वहाँ पर इन नेल्सन मंडेला और उनके अन्य 7 लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने पर वहाँ के जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, इनको एक आजीवन कारावास की सज़ा दे दी थी। आगे देखते हैं। अगले हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, अगले 28 वर्षों तक
उन्हें दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयावह जेल, यानी जो सबसे भयानक जेल थी उसमें डाला। रोबेन द्वीप, यानी जो सबसे खराब जेल या भयावह जो जेल थी वो कहाँ थी? रोबेन द्वीप में थी। वहाँ पर उनको कैदी करके यानी कैद कर दिया गया, जो कि आजीवन के रूप में किया गया था। आगे पढ़ते हैं हम इसी में कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, यानी जब जो वहाँ की सरकार रंग भेद करती थी, यानी लोगों के साथ अलग अलग रंग से उनके साथ क्या बोलते हैं उसको, कि उनके तौर तरीके देख करके, यानी किस पर कौन सा कार्य करना है, सभी के मुंह देख करके ही उनके कार्यों को आगे बढ़ावा करते थे वहाँ की सरकार। तो इस प्रकार से रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने। और रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है, रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। यानी द्वेष भावना, रंगभेद क्या है? द्वेष भावना है जो एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से उस पर विचार करती है और अलग अलग निर्णय लेती है। तो इस प्रकार से रंगभेद रहा वहाँ। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों, जो गोरे थे, लोगों ने लादी दी थी। और 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाए जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों की उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला था, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग थे वहाँ की चमड़ी, उनके मानव का जो मनुष्य थे उनका रंग कैसा था? काला था। और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। और श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता है। यानी वहाँ पर 3 प्रकार की जो नस्लें थीं, जैसे अश्वेत, श्वेत और रंगीन, इतने प्रकार के वहाँ लोग रहते थे। और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक जो थे, यानी वहाँ पर शासक किसका था? शासन किसका था? गोरे लोगों का। और गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। यानी जो वहाँ पर गोरे व्यक्ति थे वो तो अपने रूप में अपने ही शासक, तानाशाही और अपना ही राज समझते थे। और अन्य जो लोग थे उन्हें नीचा माना जाता था। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। किनको? अश्वेत लोगों को। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी और उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे कहाँ जाकर काम कर सकते थे? रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, ताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग इंतजाम थे। यानी इतनी जगह पर भी दोनों लोगों को अलग अलग स्थान थे और अलग अलग उनकी देखभाल थी। ऐसे पृथक्करण से या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी वहाँ पर इतना सब कुछ सहते आए, उनको विरोध करने का भी एक अधिकार नहीं था कि वो श्वेत लोगों का, एक गोरे लोगों का विरोध कर पाएँ कि नहीं आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, या कहीं भी अपील कर सकें। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। यानी 1950 से ही अश्वेत तथा रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय जो मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ, यानी जो इस प्रकार की तानाशाही शासन था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर के इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में, यानी वहाँ के जो कुछ गोरे लोग भी थे जो उस
तानाशाही शासन को गलत मानते थे, तो वो जो समझदार लोग थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए और अनेक देशों ने इस रंगभेद की निंदा भी की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यानी गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या की और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। इस प्रकार से हम इस इमेज को देख पा रहे हैं, तो यह एक इमेज डरबन समुद्र तट पर है, जो कि अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा गया। जो नोटिस है इस बोर्ड पर लिखा है कि डरबन नगर डरबन समुद्र तटा कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। यानी इसमें जो लिखा गया है वो ये बात लिखी गई है कि इस तट पर जो भी नहाने और या पानी के साथ पानी को छूना चाहता है तो वो केवल श्वेत ही गोरे लोग या श्वेत लोग ही है जिनको अधिकार है, बाकी लोग दूर रहेंगे। नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने जीवन और संघर्ष पर बहुत ही मेहनत की। उनकी एक आत्मकथा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध, यानी उनकी एक आत्मकथा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। याद रखें, नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा का जो नाम है वो है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध। कक्षा में उसके कुछ हिस्से भी पढ़कर आपस में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक नए संविधान की ओर, यानी वहाँ पर एक नए संविधान की बात करते हैं। तो नए संविधान की ओर हम लोग पढ़ते हैं कि रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार जो थी वहाँ की जो सरकार थी, यह एहसास हो गया उसको भी कि वह जो जबरदस्ती से अश्वेत पर अपना राज कायम नहीं रख सकती, इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानून वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध, मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि के दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बन गया और एक नया झंडा लहराया। यानी 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका एक पूर्णतः आज़ाद हो गया और गणराज्य बन गया और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक शासन आया और एक नया झंडा लहराया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और इसमें क्या हुआ, सभी नस्लों की एक मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह में यह जाने ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे जो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की संघी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और इसे मानने को तैयार थे। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र का गठन हुआ और नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भी भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए सभी नस्लों को एक साथ मिलकर के समानता, लोकतंत्र मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित करें और नए दक्षिण अफ्रीका का एक निर्माण करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक लोकतांत्रिक देश की तरह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से इसे चलाते हैं। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। इस प्रकार से 26 अप्रैल 1994 को एक दक्षिण अफ्रीका का नया गठन हुआ दक्षिण अफ्रीका का और पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। आज का जो दक्षिण अफ्रीका है वो इस प्रकार से है, इसमें देख सकते हैं। आज का जो दक्षिण अफ्रीका है खुद को एक इंद्रधनुषी देश कहा जाता है। अगर प्रश्न बनते है कि इंद्रधनुषी जो देश है आज के समय किसे कहा जाता, तो वो दक्षिण अफ्रीका को ही कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम लोग इस वीडियो में बने रहें। स्पीड से मैं उन पॉइंटों को पढ़ता हूं जिसकी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको इसमें पढ़ा देते हैं
जो खास महत्वपूर्ण जो पॉइंट होंगे वो आपको अच्छे से ही समझाते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं देते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनमें समय देते हैं। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, पूरा जरूर देखें। अब बात करते हैं अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो अफ्रीकी संविधान की जो प्रस्तावना इस भावना को बहुत खूबसूरत जो ढंग व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं, यानी सबसे पहला जो संविधान स्टार्ट हुआ वो यहीं से हुआ और दुनिया भर के लोग भी इस संविधान से सीख लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। यानी यह जो काम हुआ है लोकतंत्र बनाने में, दक्षिण अफ्रीका के लोग जो विपक्षी थे उन्होंने एक आंदोलन किया, आंदोलन के साथ उनकी जीत हुई और वहाँ पर एक लोकतंत्र शासन बनाया, और जो कि एक इंद्रधनुषी रूप में, यानी वहाँ पे सभी लोग एक साथ रहने लगे और इंद्रधनुषी के रूप में एक समाज बनाया वहाँ पे, जो कि आज अच्छे से रह रहे हैं। अब बात करते हैं 2 वर्षों की चर्चा के बाद, बहस होने के बाद जो संविधान बना, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने ही दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी, पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब हर समस्या का समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है एक दुनिया का बेहतर संविधान के रूप में बना और दक्षिण अफ्रीका संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि देश की जो दक्षिण अफ्रीका है के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने ही देश के सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का संविधान एक बनकर के तैयार हुआ और दुनिया का सबसे बेहतर संविधान के रूप में भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम को आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई। इन बिंदुओं के आधार पर यानी दोनों संघर्षों में समानता और असमानताएं बताई गई। तो आप क्या समझे इसमें देख लेते हैं। यानी विभिन्न समुदायों के बीच संबंध रहा, नेतृत्व गांधी और मंडेला जी, संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा संघर्ष का तरीका और उपनिवेशवाद का चरित्र। इस प्रकार से इसमें सब हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अभी तो मैंने संविधान पढ़ा क्यों बना, उससे दक्षिण अफ्रीका से ही शुरुआत हुआ। अब हम लोग एक नज़र में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो संविधान की ज़रूरत इस बात से है कि दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें नए लोकतंत्र के दमन करने वाले, दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। तो एक सरल परिभाषा समझते हैं कि संविधान क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर संविधान एक कानून नियम जो किसी देश सरकार, कोई सरकार या देश के लिए नहीं बनेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी तानाशाही करके गलत तरीके से देश को चला सकते हैं। यानी किसी के ऊपर राज तानाशाही रखते हो या किसी के ऊपर जो है गलत तरीका से उसके ऊपर आरोप लग सकते हैं और उसको सताया भी जा सकता है। इस प्रकार से संविधान बनने के बाद इस प्रकार की कमियों को दूर किया जा सकता है। और संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की यह खासियत नहीं कि हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जैसे जितने भी कुर्तापूर्ण नहीं हो, दुनिया भर लोगों के विचार हितों में फर्क रहता था। आगे हम पढ़ते हैं कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है। अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं संविधान के बारे में कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और संविधान के सर्वोच्च कानून, यानी एक देश एक कानून, इस रूप में संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में संबंध भी तय होते हैं। यानी जो संविधान है
वो एक लिखित नियमों के आधार पर एक ऐसी किताब है और जिसमें संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी जब एक देश एक कानून, वो है संविधान। और संविधान को इसीलिए लिखना या पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सभी के लिए एक घनिष्ठ बात की है और सभी के अधिकार इसमें दिए गए हैं। जैसे कि संविधान में अनेक काम करता है, इस प्रकार से पहला जैसे काम है यह साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता रहे। दूसरी यह बात कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार जो भी होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है और क्या नहीं, और यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। इस प्रकार से ये संविधान की मेन भूमिका है। और जिन देशों में संविधान है वे सभी लोग लोकतांत्रिक शासन वाले भी हों ज़रूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने ही संविधान का निर्माण किया और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। यानी दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अमेरिका ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। दूसरी बात, पहले संविधान का जो निर्माण किया वो अमेरिका ने किया और उसके बाद धीरे धीरे फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी और इसके बाद एक चलन हो गया, हर लोकतांत्रिक शासन में व्यवस्था हो गई। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें बहुत ही यानी धर्म के नाम पर इसका बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में बहुत ही बर्बादी हुई, कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। इसमें भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा अपनी रियासत का विलय कर दे, इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। इस प्रकार से जैसा कि हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू जो हैं 1879 और 1949 की बात अगर हम करें तो उनका जन्म 1879 और 1949 तक ये चले। 1879 और 1949 में जो कि सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ और मृत्यु हुई। 1879 में जन्म हुआ और 1949 में उनकी मृत्यु हुई। जो कि जन्म इनका जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश कवित्री और लेखिका तथा राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही अपने देश के लिए। संविधान निर्माण का रास्ता जो है वो सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माता को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान का निर्माण हुआ उस दौरे की अगर सारी बातों की सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति में उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी और बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था और इस प्रकार से आगे बहुत ही देश में उथल पुथल थी। इस प्रकार से आगे जो संविधान का निर्माण अपने देश में जब हुआ उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। यानी 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 लोगों ने नेताओं जो थे वहाँ पर भारत के एक संविधान लिखा था और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। ध्यान रखें, सबसे पहले 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि अन्य आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा और इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार तथा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी।
इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। इस प्रकार से औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और राज्य व्यवस्थाओं को यानी जाने समझने से भी नहीं, राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली थी। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने बहुत कम लोगों का वोट का अधिकार दिया था। इसके अधिकार पर अंग्रेजों ने जैसे ही विधायिका का गठन किया और वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने क्या किया था कि अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। इसी कारण तो बात करते हैं कि जैसे ही आगे व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया और जैसे ही 1935 का भारत सरकार कानून आज़ादी के बाद के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले जो चले चिंतन के बाद हमारे अनेक नेता जैसे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के सांसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या वे चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान में निर्माण में मदद की। अब बात करते हैं संविधान सभा की। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट चलेंगे, इनको हम लोग बारीकी समझेंगे। अभी तक हमने इसके बारे में थोड़ा सा कथन एक कहानी के रूप में समझा। जैसे हमारे थे महान पुरुष थे टीटी कृष्णामाचारी जो थे, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और यह एक प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। उद्यमी और कांग्रेसी नेता भी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने हुए थे, जो कि टीटी कृष्णामाचारी थे। इसको हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं संविधान सभा की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोग अब इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, यानी यह प्रश्न बनता है। हम आपको संविधान बनाने प्रमुख भूमिका और निभाने वाले नेताओं के बारे में इसमें संक्षेप में पढ़ेंगे और एक अच्छे से पढ़ेंगे। चुने गए जनप्रतिनिधियों में जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। प्रश्न बनता है कि संविधान सभा किसे कहते हैं, तो चुने गए यानी संविधान सभा के लिए जो चुने गए जनप्रतिनिधि जो थे, जो संविधान सभा नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करते हैं, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद यानी सबसे पहली जो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 1946 जुलाई में हुई थी और उसी में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करी जाए तो दिसंबर 1946। हम लोग फिर से समझते हैं, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। पूछा जाए कि संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो वो 1946 में हुए थे। और अगर कहा जाए कि संविधान सभा की पहली प्रथम बैठक कब हुई थी, तो वो दिसंबर यानी 1946 में हुई थी। चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में और बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद दो हिस्सों यानी भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई थी। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, यानी दोनों में जो सदस्य अलग अलग जो सभा बटी हुई थी, जिसमें भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी
उसमें कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस का एक रूप में एक गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299। 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम कर लिया था किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था। बनकर के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा कब बनकर के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 में। और संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हम लोग क्या करते हैं? हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मनाते हैं। तो हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया था, जो कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। दुनिया में कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादों बातों और वहाँ के सभी सामाजिक समूह का या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से कई देशों में संविधान है, पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह पर दस्तावेज भर है और कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है, यानी भारतीय संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा भी अवधि में अनेक सामाजिक समूह में संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए गए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया, और यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके थे। इस प्रकार से संविधान अपने किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ था। तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इस तरह का होता था कि अंत में जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। अब हम लोग समझते हैं जो मेन पॉइंट है। फिर क्या हुआ? प्रारूप जो कमेटी थी, देखते हैं। प्रारूप कमेटी के जो प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। बात आता है कि प्रारूप समिति के जो सदस्य या कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौरे में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार भी हुआ और 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। यानी 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और उसके बाद सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कंस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, यानी इन्हें क्या कहा जाता था? कंस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में एक प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है और संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। मैंने समझा कि 3 साल में 114 बार लगभग गंभीर चर्चा हुई और इन्हें क्या किया गया? एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। आगे हम लोग जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं।
कुछ महान पुरुषों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एच.सी. मुखर्जी जी थे। उन्होंने क्या किया था? एच.सी. जो मुखर्जी जी थे, उनका जन्म जो हुआ था वो 1887 में हुआ था। 1956 में उनका मृत्यु हुई थी और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी जी थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद भी थे, कांग्रेसी नेता भी थे। ऑल इंडिया जो क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। कौन? एच.सी. मुखर्जी। इतने पद थे। इसको हम लोग बहुत दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि जो बंगाल के थे एच.सी. मुखर्जी, वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक भी थे और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता भी थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल भी थे और बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी रहे और बाद में वो बंगाल के राज्यपाल भी बने। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जयपाल सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जयपाल सिंह जो थे 1903 में इनका जन्म हुआ था, जयपाल सिंह का, और 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि 67 साल तक इन्होंने अपना जीवन में व्यतीत किया। इनका जन्म झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। प्रश्न बनता है भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह जी थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। बाद में झारखंड पार्टी के भी संस्थापक हुए ये। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग जी दुर्गाबाई देशमुख। इनका जन्म 1909 में, मृत्यु 1981 में हुई थी और जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता भी थी ये। आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता भी थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक और अध्यक्ष भी रही। कौन? जी दुर्गाबाई देशमुख। ये हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा की। और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं जैसे बलदेव सिंह जी हैं, इनका जन्म 1901 में हुआ था हरियाणा में और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। और सफल उद्यमी भी थे और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाल पार्टी के नेता भी थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी ये हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इनका जन्म 1887 में, मृत्यु 1971 में। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि एक वकील और भाषाविद और कांग्रेसी नेता थे और गांधीवादी भी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। कौन? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी। अब हम लोग इसके अपने भारतीय संविधान के बारे में पुनः चलते हैं और एक पॉइंटों को फिर से समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब हम लोग नज़र डालते हैं भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचे पे या बुनियादी मूल के बारे में। तो कहना चाहता हूँ कि जो सपने और वादे थे वो इस प्रकार से, जैसे कि भारतीय संविधान निर्माताओं की जो सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो हमारा प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये प्रश्न आया भी था बीपीएससी में। पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। संविधान सभा के सदस्य जरूर नहीं थे, लेकिन उनकी विचारों को माना जाता था और उनके विचारों को लेकर के सभी लोग चलते थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, यानी महात्मा गांधी जी की जो यंग इंडिया है, उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। यानी महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा था अपनी यंग इंडिया में कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे,
ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें, ऐसा भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो यह बात इन्होंने किसने लिखी? यह बात महात्मा गांधी जी ने बात कही। और किसमें? उन्होंने अपनी यंग इंडिया में इस बात को कहा, और उनकी बात जो उनका कथन था बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कथन है। इस प्रकार से भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती, इस बारे में भी उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की, और संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा हुआ था। हमारे एक महान व्यक्ति हैं जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका जन्म 1901 में हुआ और मृत्यु 1953 में हुई। पश्चिम बंगाल के व्यक्ति थे, जो कि एक उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद थे और वकील थे, हिंदू महासभा में सक्रिय। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भीमराव रामजी अम्बेडकर 1891, इनका नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। 1891 1956 यानी इनका जन्म हुआ था 1891 और मृत्यु उनकी हुई थी 1956। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे। भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम है, और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे। इन्होंने कुछ बातों पर एक नज़र डाली है कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबा समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। इस बात को इन्होंने कहा और बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण यह बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण को याद करें। यानी जब 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस रात्रि के समय उन्होंने भाषण में प्रसिद्ध जो भाषण याद उन्होंने दिया था वो इस प्रकार से है कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया और अब वक्त आ गया कि हम अपने वादों और अमल पर पूरी तरह, देखिए वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में मिले हैंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और आपकी नॉलेज के लिए भी होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये एग्जाम पर, आपको ज्ञान भी नॉलेज के लिए भी होंगे संविधान से संबंधित। तो हम लोग बने रहिए। इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं अच्छे से इसको बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। यह जो बात कही जा रही है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही जा रही है और वो ये बात उस रात्रि के जिस रात्रि में हमारा देश आज़ाद हो रहा था, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि की बात है।
कि अपने वादों पर अमल करें पूरी तरह, हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करेंगे। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत में संप्रभु लोग का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बात कही थी और इतिहास अब बीत चुका, भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है और एक साथ शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में बड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अक्सर की असमानता का अंत, हमारे युग को महानतम आदमी की कामना, हर आंख से आंसू पहुँचने की है। संभव है कि अब यह हमारे भर से पूर्ण न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और बहुत ही अति उत्तम कथन है उनका, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, मृत्यु 1964 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और समाज कांग्रेसी नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद के विरोध में पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई, यानी उनके पद ग्रहण जो किया वो हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक और हमारे महान व्यक्ति हैं सोमनाथ लाहिड़ी जी, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में 1901 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1984 में हुई थी और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुए। बाद में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सदस्य भी हुए। इस प्रकार से ये हमारे जो संविधान सभा के निर्माण का जो लेसन का जो प्रारूप चल रहा है इस वीडियो में, वो महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि संविधान का दर्शन करते हैं एक रूप में कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उस दिशा निर्देश दिए तथा इस क्रम में जांच परख लिए गए, भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इस संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे कहा जाता है, यानी संविधान की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? तो वो एक प्रस्तावना से शुरुआत होती है और जब प्रस्तावना से शुरुआत होती है उसी को हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने इसी में सम्मिलित हुए। यानी जो प्रस्तावना की बात करें तो यह संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो वो अमेरिका से ली गई। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, यानी एक पॉइंट है कि अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने समृद्धि स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। यह बात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है। बात हम कर रहे थे कि अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से जो प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और समझते हैं कि क्या है इसमें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें हम वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले से मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है।
इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। भारतीय संविधान की जो आत्मा बसती है वो किस में बसती है? वो प्रस्तावना में बसती है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है और इसी किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें नहीं दिया है। यह हमारे जो भारत की संविधान की विशेषताएं वो महत्वपूर्ण है। समाज में संपदा यानी जो समाजवादी बात की गई है, तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए गए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। भारत का संविधान यानी जो उद्देशिका तथा प्रस्तावना में अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह जो प्रस्तावना बात कही है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गदर्श शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 में इस प्रस्तावना में ये सारी बात लिखी गई है। इस प्रकार से हमने प्रस्तावना के बारे में समझा और पढ़ा। आगे हम देखते हैं संविधान में अगर हम बात की जाए कि संविधान की जो प्रस्तावना में वो किस प्रकार की बातें कि जैसे हम भारत के लोग भारत को समान, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, न्याय और गणराज्य तथा स्वतंत्रता तथा समता या बंधुत्वता की बात इस प्रस्तावना में कही गई है। इन पॉइंटों को हम लोग याद रखते हैं। फिर से समझ लेते हैं कौन कौन। हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, न्याय, स्वतंत्रता तथा गणराज्य या समता तथा बंधुता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। कौन कौन से पॉइंट जोड़े गए थे? पहला पॉइंट हमारा जो जोड़ा गया था वो समाजवादी, जो हमारा पॉइंट था वो ये जोड़ा गया था समाजवादी। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक शब्द और जोड़ा गया था जो कि था पंथ निरपेक्ष। कौन शब्द था? पंथ निरपेक्ष जो था वो जोड़ा गया था ये। तो इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन में दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जो कि 1976 में हुआ था। इस प्रकार से वहाँ ये शब्दों का नया निर्माण किया गया और जोड़ा गया। इस प्रकार से कुछ बदलाव जो होते हैं संविधान में उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो समझना मुश्किल लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी दिया गया है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे रंगभेद की बात की गई तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ जो नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी जो कि रंगभेद थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका की थी। धारा क्या है कि धारा किसी दस्तावेज का एक खास हिस्सा या अनुच्छेद है। कुछ शब्दावली है उनको समझ। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी
संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाला बदलाव है। अगर संविधान सभा की बात करें तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप की बात करें तो किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारूप। दर्शन की बात करें तो किसी सोच और काम को दिशा देने वाले समाज सबसे बुनियादी विचार। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान से बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। अगर यही बात हम कहें कि देशद्रोह तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध है। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे कुछ ये पॉइंट हैं उनमें आप लोग देखते हुए चलें। प्रश्नावली है कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं कि हर एक में कई गलती पहचानो, अध्याय के आधार पर उसे ठीक करने को लिखें। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पॉइंट हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यकों और श्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यक और श्वेत अल्पसंख्यकों का। तो सबसे ज़्यादा वहाँ जो टकराव था वो रंगीन चमड़ी और वाले और बहुसंख्यकों और श्वेत अल्पसंख्यकों का इस प्रकार से था। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता है? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो लोकतांत्रिक में कौन सा प्रावधान नहीं करता? शासन का प्रमुख नाम। संविधान निर्माण में इन नेताओं में उनकी भूमिका में मेल बैठाइए। जैसे मोतीलाल नेहरू जी जो थे, अगर हम भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो वो संविधान सभा की सदस्य थी। अगर मोतीलाल नेहरू की बात करें तो वो भी एक सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं हम। तो आज हमने इस वीडियो में संविधान से लगभग सभी रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को भी समझा, और कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपको दिया भी है, उनके बारे में समझा। मैंने सभी प्रश्नों को हल ना किया, समय अधिक हो गया। किसी दिन मैं इसको इन प्रश्नों को अलग से पढ़ा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप थोड़ा मेहनत इसमें ज़्यादा हुई और लंबा वीडियो है, आप लोग इसको ज़रूर देखें और एक एक पॉइंट को महत्वपूर्ण मैंने अच्छे से इसको समझाया है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।